नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में हम मेहनत की रोटी क्या होती है वह जानेंगे। यह कहानी एक सत्य घटना पर आधारित है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। विनायक नाम का एक व्यक्ति वह अच्छा खासा गन्ने की खेती करता था और अपना परिवार चलाता था, पर कुछ लोगों को देखकर उसके मन में लालच जाग उठा और उसने अंगूर की खेती करना शुरू कर दिया। पर यह करना उसको बहुत घाटे में पड़ गया। पिछले 2-3 साल की तरह इस बार भी आधी अंगूर की बाग खराब हो गई। कैसे तो भी खर्चा निकलेगा, इस आस में विनायक नामक किसान लगा हुआ था। अंगूर की 3000 पेटियां निकलती थी, वह अब 1000 से 1200 पर आ गई। और जब उसको वह निकालना था तब अचानक धुआंधार बारिश आ गई और उसका सारा प्लान चौपट हो गया। 4 साल हो गए विनायक को अंगूर की बाग डाले हुए। पहला साल बाग बड़ी होने में लग गया, दूसरे साल में उससे ज्यादा कुछ लगा ही नहीं। तीसरे साल में अचानक पड़ी बरसात की वजह से अंगूर की फसल में वायरस आ गया। देखते देखते सब हाथ से छूट गया। लाखों रुपए कर्ज सिर पर और बैंक का लिया हुआ कर्जा पहले से ही था। चौथे साल में कुछ तो हाथ लगेगा ऐसी आस लगाए बैठा था विनायक, पर कुछ ना हो सका। हर साल उसके लिए मानो मौत की तरह हो गया। अब उसको उसकी पत्नी की और बच्चों की परवरिश की चिंता सताई जा रही थी। वो सोचने लगा, गरीब किसान के घर में जन्मे इन बच्चों का क्या दोष। अब इन सब में से निकलने का रास्ता विनायक ढूंढने लगा। 4 साल पहले उसकी परिस्थिति अच्छी थी। 2.5 एकड़ पानी वाली जमीन थी, दूध देने वाले 2 जानवर और 1 से 1.5 एकड़ का गन्ना हर साल बिकता था और उसके हाथ में पैसा खेलता रहता था। अच्छे से उसका संसार चल रहा था, पर किसने उसके मगज में अंगूर की खेती करने की कल्पना डाल दी पता नहीं, और उसका सारा सत्यानाश ही हो गया। 1 साल भी अगर अच्छे से अंगूर की खेती साथ दे दे तो सारा टेंशन खत्म और आगे की 2 पीढ़ियां बैठकर खाएगी, ऐसा कुछ उसके दिमाग में चल रहा था। इसलिए विनायक ने कर्जा निकाला, अपने 2 दूध के जानवर बेच दिए, बैंक से और अपने दोस्तों से कर्जा लिया और अंगूर की खेती करी। और धीरे धीरे उसका कर्ज उसके लिए पहाड़ जैसा बन गया। उसकी बीवी उसको समझाती है कि आप चिंता मत करो, सब कुछ अच्छा ही होगा। पर विनायक पलटकर जवाब देता है, चिंता नहीं करूं तो और क्या करूं, सबकी बाग अच्छी खासी है, फिर अपने ही गले में यह फंदा क्यों। ऐसा कुछ दोनों का कन्वर्सेशन चल रहा था। धीरे धीरे सब बिगड़ता गया। बैंक ने घर नोटिस भिजवा दी। अब उसके पास एक ही उपाय बचा था। विनायक बहुत सोच विचार के बाद निर्णय लेता है और 12 साल के लिए खेती छोटे भाई को देने का करार करता है। फिर वहां से आए हुए पैसों से उसने बैंक का कर्जा चुका दिया। थोड़ी देर के लिए उसको तसल्ली मिली, पर धीरे धीरे वह पैसा भी खत्म होने लगा। अब उसके पास न ही खेती बाड़ी बची थी और न ही दूध वाले जानवर, क्योंकि 12 साल का एग्रीमेंट उसने पहले ही उनके छोटे भाई के साथ कर लिया था। अब आगे करे तो क्या करे, यह सवाल उसको मन ही मन खाए जा रहा था। किसी के यहाँ मजदूरी करना विनायक को पसंद नहीं था, क्योंकि वह पढ़ा लिखा ग्रेजुएट आदमी था। फिर उसने सोचा कि मैं नौकरी करता हूँ, ना बारिश की टेंशन ना वायरस की। 1 तारीख को पगार मिलता रहेगा, थोड़ा कम मिलेगा पर जरूर मिलेगा, इसलिए नौकरी करने का उसने डिसाइड किया। नौकरी के लिए वह शहर शहर भटकता रहा। कुछ अपनी पहचान में थे वैसे लोगों से उसने संपर्क किया। अगर कोई क्लर्क भी रख लेता तो भी बहुत है, इसलिए वह कोशिश करता रहा, पर उसकी किस्मत ही फूटी। उसको नौकरी भी नहीं मिली। जहां भी जाता हर जगह कुछ ना कुछ कारणों से उसको भगा दिया जाता था। उसके करीबी दोस्त, कॉलेज फ्रेंड्स वो भी दूर हो गए। अंगूर की खेती में बहुत पैसा मिलेगा, इसलिए उससे दोस्ती करने वाले लोग अब दूर रहने लगे।
उसकी बीवी उसको कहती है कि बच्चों की एग्जाम फीस भरनी है, घर में खाने पीने का सामान भी नहीं बचा। विनायक चिल्लाते हुए बोलता है, मुझे भी समझता है इतना। फिर उसकी बीवी कहती है कि पास वाले चाचा मजदूरी से ले जाते हैं, पर सुना है 300 रुपए रोज मिलते हैं। विनायक फिर उसकी बीवी पर गुस्सा हो गया और बोलने लगा, मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, बीकॉम किया है मैंने, तुम मुझे मजदूर से जाने को कह रही हो। बेचारी उसकी बीवी गुस्से में बोलती है, आग लगा दो तुम्हारी पढ़ाई को, पैसों के आगे तुम्हारी पढ़ाई कुछ नहीं। विनायक निरुत्तर हो गया। किसी के नीचे काम करना उसको अच्छा नहीं लगता था। शेर भूखा रहता है पर घास कभी खाता है क्या? ऐसा कभी कभी विनायक कहता था। उसकी बीवी परेशान हो गई थी। अब जो काम मिलेगा वह तो करना ही पड़ेगा, ऐसा वह कहने लगी। बहुत से कारखाने, शोरूम, गोडाउन, फैक्ट्रीज और पुराने मित्रों के घर घूमकर विनायक घर आता था। बीवी और बच्चे दरवाजे से चिपक कर बैठे रहते थे। हमारे पापा हमारे लिए कुछ खाने को लाएंगे, इस आस में उसके बच्चे रहते थे। लेकिन विनायक पैसों की व्यवस्था नहीं कर सका। अब जो भी मिले उसकी बीवी पानी के साथ ही खाने लगी। इसी बीच विनायक को बुरी आदत लग गई। वह रोज टपरी पे जाने लगा। टपरी वालों से बातचीत करके वह आंकड़ा खेलने लगा। उसकी बीवी उससे परेशान हो गई। थोड़े दिन में ही बहक गया। ऐसी उसकी कीर्ति गांव में फैल गई। कोई उसको अब अपने पास खड़ा भी नहीं रहने देता था। एक दिन उसके छोटे भाई ने उसको घर से भी निकाल दिया। यह घर मेरा है, यहाँ आओगे तो टांगे तोड़ दूंगा, ऐसा कहने लगा। विनायक रास्ते पे आ गया। विनायक ने बचाव करने की कोशिश की, मगर उसकी शक्ति कम पड़ गई। कोर्ट में केस करने के लिए उसके पास फूटी कौड़ी तक नहीं थी। गांव के सरपंच भी उसके छोटे भाई के तरफ से बोलने लगे। विनायक का प्रेशर बढ़ता गया। वैसे ही उसकी बीवी बच्चों का सहारा भी छूटने लगा। आखिर में विनायक ने गांव के बाहर की बस्ती में रेंट पर रूम किया। उसकी बीवी ने कुछ गहने बेच के अपना संसार शुरू किया, पर उसका दिमाग अभी भी खिसका हुआ था। एक दिन उसने उसके बीवी के गले का मंगलसूत्र ही बेच दिया। सुनार से कुछ पैसे आए, क्योंकि उसको लगने लगा था कि आज आंकड़ा फंसेगा। उसके एक दोस्त ने उसको ऐसी टिप दी थी, इस बार आर या पार। इस सोच से उसके सारे पैसे उसने लगा दिए और रिजल्ट की राह देखने लगा। और उस दिन वह नशे में भी नहीं था। उसकी बेचैनी बढ़ रही थी। अगर आज आंकड़ा लग गया तो कल सारे कर्ज मिट जाएंगे। बच्चों की एग्जाम फीस, उनके कपड़े, खाने पीने का सामान, बीवी को साड़ी और मैं चकाचक सूट बूट में, ऐसा कुछ मन ही मन विनायक सोच रहा था। पर यह सब आंकड़ा लगा तो ही संभव है, नहीं तो पूरा संसार उद्ध्वस्त हो जाएगा। दूसरे दिन की सुबह हुई। रात भर तो वह सोया ही नहीं। अब उसकी दिलों की धड़कनें बढ़ती जा रही थी और उसके मन में प्रेशर बढ़ता जा रहा था। फिर उसने आंकड़ा देखा और देखते ही उसको शॉक लग गया। पांव तले जमीन खिसक गई। वह पूरे पैसे हार चुका था। अब बीवी बच्चों की परवरिश कौन करेगा? मैं उनको मुंह कैसे दिखाऊंगा? कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसको अब गांव से दूर कहीं जाना था। वह अकेला ही चलने लगा। चलते चलते हाथ पांव थक गए और वह नीचे बैठ गया। दूर से ही एक ट्रेन का आवाज आ रहा था। उसके मन में विचार आया, मेरा बेकार जीवन को समाप्त कर दिया जाए, यही अच्छा है। उसके मन में जैसा अंधेरा छा गया, वैसे ही चारों दिशाओं में फैले हुए अंधेरों में ये सांप जैसी दिखने वाली ट्रेन की पटरी पर वह पड़ गया। पटरी तप तप कर गर्म हो गई। उसकी गर्दन को वह भास हो रहा था। ट्रेन से उड़ने वाली धूल उसके दिशा में ही आ रही थी। ट्रेन का आवाज उसके बहुत करीब आ गया। उसके दिलों की धड़कनें फिर से तेज हो गई। मौत उसके समीप आ गई थी। उसने आग बंद करी और क्षण भर में
उसकी आंखों के सामने उसका परिवार आ गया, उसकी बीवी, उसके बच्चे। मेरे बाद वह लापरवाह हो जाएंगे, रास्ते पे भीख मांगते फिरेंगे। ऐसा कुछ विचार करने लगा और उसको तुरंत ही एक झटका लगा और जल्द ही वह रेलवे की पटरी पर से हट गया और कुछ ही क्षणों में रेलवे उसके करीब से गुजर गई। आंख बंद करके सिर पर हाथ रखे वह कुछ देर बैठा, फिर उसके मन में उसने कुछ निर्णय लिया और घर की तरफ निकल पड़ा। सुबह जल्दी उठा और मजदूरी करने गवंडी काका के साथ चल पड़ा। यह रास्ता अब उसने चुना था और यह रास्ता मेहनत का था, कष्ट का था। 4 दिन लोग हंसेंगे पर पसीने का मोती करने का यह रास्ता था। अब वह ईमानदारी से काम करने लगा क्योंकि उसको मेहनत की रोटी खानी थी। उसमें यह बदल देख उसकी बीवी भी खुश हो गई। उसको भी लगने लगा कि आज की शाम कब होगी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी लालच नहीं करनी चाहिए और तो और किसी की बातों में नहीं आना चाहिए। बस मेहनत की खाना चाहिए और मेहनत की खाना चाहिए। वैसे कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय।